Hello, good morning. So let's start with our first question. The relationship between Othello and Iago is an example of. जो ओथेलो और यागो के बीच में जो रिलेशन था वो किसका एग्जाम्पल है ये बताना है। ओथेलो तो हीरो है और यागो क्या है, विलन है। यागो उसके लिए क्या करता है, ओथेलो के लिए मतलब जेलसी फील करता है, उसके लिए मैलिस फील रखता है। और ओथेलो क्या फील करता है, ओथेलो उस पर ट्रस्ट करता है, यागो पे नॉवेलिटी की फीलिंग रखता है। तो दोनों के बीच में रिलेशन कैसा हुआ, दोनों के बीच में इन्वर्जन हो गया ना, रिवर्स में चल रहा है। ओके, ओथेलो की सेटिंग कहाँ की थी, वैनिश की थी, याद रखेंगे ये भी। और ओथेलो के बारे में काफ़ी पॉपुलर लाइन बोली जाती है, वन दैट लव नॉट वाइजली बट ट्रू वेल। एक ऐसा मतलब वो था ओथेलो व्यक्ति जिसने बहुत वाइजली प्यार नहीं किया लेकिन बहुत अच्छे से किया, क्योंकि उसने डेस्डेमोना का मर्डर कर दिया था अपनी वाइफ का, तो इसलिए उसके बारे में ऐसा बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट चलता है। लुक टू हर मोर इफ दो हैज़ आइज टू सी हैज़ डिसीव्ड हर फादर एंड मेड टी हु सेज दिस एंड टू हूम। ये लाइन किसने बोली है और किसके लिए बोली है? ये लाइन ब्रिवेंशो ने बोली है। ब्रिवेंशो कौन था? वो डेस्डेमोना का फादर था। उसने ये लाइन ओथेलो से बोली है। लुक टू हर, देखो उसे, किसको? डेस्डेमोना को। डेस्डेमोना बहुत ज़्यादा सुंदर थी, प्रीटी वुमेन और एक वर्चुअस लेडी थी। और ओथेलो कैसा था? ओथेलो उसको मूर बोला ना, इसलिए बोला है क्योंकि वो बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन का था। तो उसको बोल के मतलब वो इस तरह से ब्रिवेंशो कह रहा है कि देखो उसे, मूर इफ़ दो हैज़ आइज टू सी हैज़ डिसीव्ड हर फादर। अगर उसे अपने पिता को धोखा दे दिया है एंड मे दी, तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती? ये ब्रिवेंशो बोलता है किससे? ओथेलो से। ओके, नेक्स्ट। हेलन चीक बट नॉट हर हार्ट। हेलन के चीक लेकिन उसका हार्ट नहीं। क्लियोपेट्राज मैजेस्टी मतलब क्लियोपेट्रा जैसी प्रभावशीलता। एटलांटाज बेटर पार्ट। सेट लुक्रेशियाज मोडेस्टी, लुक्रेशिया की शालीनता। कौन किसको रेफर किया जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे रोजलिन के लिए बोला जा रहा है। रोजलिन कहाँ पे आई थी? एज यू लाइक इट में हीरोइन है। 1599 में आया था। एज यू लाइक इट एक पेस्टोरल रोमांस है, याद रखना है आपको। और रोजलिन के बारे में काफ़ी सारे क्रिटिक्स ने स्टेटमेंट दिए हैं, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है इसके बारे में। नेक्स्ट चलेंगे। ओके, डायनाज लिप, डायना के लिप is not more smooth and rubious, thy smile pipe as the maiden's organ shrill and sound। यहाँ पे किसकी पर्सनैलिटी को रेफर किया जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है वायला। 12th नाइट में आपको पता होगा वायला क्या करती है, खुद को डिस्गाइज कर लेती है, अपना चेंज कर लेती है, मतलब सिजेरियो बन जाती है, एक मेल रोल प्ले करती है वायला। तो वो ड्यूक ओर्सिनो जो होता है उसके यहाँ पे काम करने लगती है। तो ओर्सिनो उसको बताता है, उसकी कंपेयर करके किससे? गॉडेस जो देवी होती है डायना, उससे कंपेयर करता है। और बेसिकली वो ये कहता है ऑल दो सिजेरियो क्या है, मैन है, बट वो जो रिजेंबल करता है किसके साथ? एक वुमेन के साथ, क्योंकि उसकी लिप क्या है? स्मूथ है, उसकी वॉइस कैसी है? हाई है, और वो बहुत ज़्यादा क्या लगती है? फेमिनाइन लगती है। थी तो वो वायला गर्ल ही ना, उसने खुद को डिस्गाइज कर लिया था किसके रूप में? सिजेरियो के रूप में। तो इसलिए ओर्सिनो उसको इस तरह से कंपेयर करता है, याद रखना है आपको। ओके, आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी, मैं सबसे अपना बेस्ट करूँगा तुम्हारी लेडी को क्या करने में? वो करने में, मतलब उसको सेट करके देने में, एक तरह से आप ये समझ लो। तो कौन स्पीकर है यहाँ पे? यहाँ पे वायला ही है। वायला क्या बोलती है? अब क्वालिटी बता दिया मैंने, वो खुद को डिस्गाइज करे रहती है किसके रूप में? सिजेरियो के रूप में, वेश बदल लेती है, वो अपना सिजेरियो बन जाती है। तो ओर्सिनो क्या होता है आपको पता है? ओर्सिनो स्टार्टिंग में जब दिखाते हैं तो ओर्सिनो ओलिविया के प्यार में होता है, और ओलिविया क्या करती है? ओलिविया मना कर देती है कि वो 7 साल तक शादी नहीं करेगी, क्योंकि उसके भाई की डेथ हो जाती है, इस वजह से वो मना कर देती है ओलिविया।
तो ओर्सिनो जो है परेशान हो जाता है, तो वो वोयला को भेजता है, जो कि क्या होता है, सिजेरियो का भीष्म होता है, वो उसको भेजता है। तब सिजेरियो बोलता है कि मैं क्या करूँगा, आई विल डू माई बेस्ट टू वो योर लेडी, मैं तुम्हारी लेडी को पटाने में, लेडी मतलब ओलिविया को पटाने में अपना बेस्ट दूंगा, अपना सबसे अच्छा करूँगा। और लास्ट में क्या होता है, जब वो उसको करने जाता है ना, उसको मतलब उसके पास जाता है, किसके, ओलिविया के पास, उसे कन्विंस करने शादी के लिए, किससे, ओर्सिनो से। तो वो उसे क्या होता है, उसे सिजेरियो भी अच्छा लगने लगता है। ये होता है इसमें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द टेम्पेस्ट, पेरिक्लीज, सिम्बलीन, विंटर्स टेल, ये सब क्या हैं, लास्ट प्ले हैं शेक्सपियर के। हमें ये भी याद रखना है कि शेक्सपियर के लास्ट प्ले कौन कौन से हैं। टेम्पेस्ट है, पेरिक्लीज, सिम्बलीन। अच्छा, टेम्पेस्ट कब आया था, 1611 में। ये तो लास्ट कंप्लीट प्ले माना जाता है शेक्सपियर का, इसको स्वान सॉन्ग भी बोलते हैं क्योंकि सबसे लास्ट में है ये। और पेरिक्लीज कब आया था, 1607, 1608 के आसपास आया था, और इसको इंक्लूड किया था सेकंड इशू में, किसके, थर्ड फोलियो की। थर्ड फोलियो कब आया था, 1663 में, लेकिन उसके सेकंड इशू यानी कि 1664 में इसको इंक्लूड किया था। क्यों इंक्लूड किया था, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा, ये पहले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है कि पेरिक्लीज को फर्स्ट फोलियो से निकाल दिया गया था, तो फिर ये लास्ट में आया था। ओके, और सिम्बलीन कब आया था, 1610, 1610 में आया था। विंटर्स टेल ये भी 1610 के आसपास ही आया था। ये लास्ट प्ले हैं शेक्सपियर के जो लास्ट में आए हैं। दे आर नाइदर प्योरली कॉमेडीज़, ना तो ये प्योरली इनको कॉमेडी बोला जाएगा और ना ही शुद्ध रूप से इनको ट्रेजेडी बोला जाएगा। तो फिर इनको किस में कैटेगराइज किया जाएगा, कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा, तो इनको रखा जाएगा ड्रामेटिक रोमांस के रूप में इनको कैटेगराइज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, हिज लाइफ वाज जेंटल एंड द एलिमेंट्स सो मिक्सड इन हिम, उसकी लाइफ बहुत जेंटल थी और एलिमेंट्स उसमें मतलब इतने मिक्स थे कि नेचर माइट स्टैंड अप, नेचर खुद खड़ा होकर बोलेगा टू ऑल द वर्ल्ड, सारे संसार से, दिस वाज ए मैन, कि ये क्या था, दिस वाज ए मैन, ये एक मैन था। मतलब ये एक इसकी तारीफ़ करेगा, उसको अप्रिशिएट करेगा। तो यहाँ पे कौन स्पीकर है और किसके बारे में ये लाइन बोली गई है ये बताना है। तो स्पीकर जो है मतलब ये लाइन बोली है एंटनी ने किसके बारे में, जूलियस सीजर के बारे में। एक्ट 5 सीन 5 की बात है। और इसमें क्या होता है, जो एंटनी होता है वो जूलियस सीजर को अप्रिशिएट करता है। और आपको पता है जूलियस सीजर की एक काफ़ी पॉपुलर लाइन भी है, उन्होंने बोली है, कवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, मतलब वो मरते हैं ना बहुत बार, कौन, कायर लोग, लेकिन जो वेलिएंट होते हैं, बहादुर होते हैं, वो कभी नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। तो सीजर बहादुर तो था ही, है ना, तो इस तरह से उन्होंने उनकी तारीफ़ की है एंटनी ने। और जूलियस सीजर रोमन प्ले है। अच्छा, रोमन प्ले में कौन कौन से प्ले आते हैं, एक तो जूलियस सीजर आता है, एंटोनियन क्लेओपेट्रा और ओरियोलिनस। और ये तीनों प्ले बेस्ड थे किस पे, प्लूटार्च लाइफ, थॉमस नॉर्थ का जो ट्रांसलेशन था प्लूटार्च लाइफ, उस पे बेस्ड थे। ये भी याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। रॉय वॉकर्स द टाइम इज़ आउट ऑफ जॉय, रॉय वॉकर का आया था 1948 में। एंड द टाइम इज़ फ्री, ये आया था 1949 में। ये किस पे बेस्ड है ये बुक, तो ये बेस्ड है शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म पे। अच्छा, कल वाली वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि शेक्सपियरियन कॉमेडी 1938 और शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1948, ये दोनों लिखी गई हैं किसके द्वारा, HB चार्ल्टन के द्वारा। ओके, सारा याद कर लेंगे, दोनों ये और दोनों वे शेक्सपियर पे बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट, फाउल डीड्स विल राइज दो ऑल द अर्थ ओवरहेल्म देम टू मैंस आइज, किसके बारे में बोला ये, मतलब ये लाइन हैमलेट ने बोली है, हैमलेट ने ही बोला है कि फाउल डीड्स विल राइज, जो गलत काम है ना वो तो उठ ही जाएंगे। मतलब कि आप कितना भी ट्राई कर लो, कितना ही कोई व्यक्ति कितना ही कोशिश कर ले,
लेकिन वो अपने एक्शन को हाइड नहीं कर सकता। वे क्या होंगे? दे विल रिवील्ड इन द एंड। वो लास्ट में क्या हो जाएंगे? प्रकट हो ही जाएंगे, वो रिवील हो ही जाएंगे, पता चल ही जाएगा। कोई अगर गलत काम करता है उसका लास्ट में पता चल ही जाता है। ये हैमलेट बोलता है। क्लाउडियस ने, उसके चाचा ने उसके फादर का मर्डर किया था ना, इसलिए। ओके, नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन राइटर फेमस इमेजिन द प्लाइट ऑफ शेक्सपियर सिस्टर। कौन ऐसी वुमेन राइटर थी जिसने क्या किया था? मतलब एक फिक्शनल करेक्टर बनाया था। किसके रूप में? शेक्सपियर की सिस्टर के रूप में। जो वर्जीनिया वुल्फ थी, उनका एक ऐसे आया था, ए रूम ऑफ वंस ओन, ओके, जो पब्लिश हुआ था 1929 में। तो उसमें उन्होंने क्या किया? शेक्सपियर की सिस्टर के रूप में ना एक फिक्शनल करेक्टर बनाया, शेक्सपियर की बहन का, और उसका नाम रखा जूडिथ, JUDITH। और उसमें उन्होंने क्या बोला कि जिस तरह से शेक्सपियर को पॉपुलैरिटी मिली है, शेक्सपियर को इतने अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो इतना बात लिख पाए और इतने पॉपुलर हुए, इस तरह से क्योंकि उनकी बहन, उन्होंने फिक्शनल करेक्टर बनाया जूडिथ का, कि उनकी बहन को नहीं मिल पाती। मतलब कहने का ये था कि जैसे आपने आज के टाइम में भी देखा होगा ना, लड़कों की जितनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो इसी सेम वे में उन्होंने वुमेन राइट्स की बात करती थी वर्जीनिया वुल्फ। तो उन्होंने वुमेन राइट्स की बात करते हुए ये बोला था, शेक्सपियर के सिस्टर का करेक्टर उन्होंने क्या किया था? फिक्शनल करेक्टर बना के ये एक्सप्रेस किया था। ओके, नेक्स्ट। बाय इनडायरेक्शन फाइंड डायरेक्शन आउट, हु सेज। ये किसने बोला है? इसमें क्या होता है? पोलोनियस अपने जो बेटा होता है ना, लियोटीज, हैमलेट का ही है ये। हैमलेट में जो पोलोनियस था, वो उसे अपने बेटे लियोटीज के बारे में वो पता करना चाहता है, तो उसकी वो जासूसी कराता है। किससे? रोनाल्डो से। तो वो यही कहना चाह रहा है कि बाय इनडायरेक्शन, मतलब वो डायरेक्ट पता नहीं करना चाहता। वो किसको भेजता है उसके बारे में पता करना? वो जानना चाहता है कि लियोटीज क्या कर रहा है, ट्रुथ जानना चाहता है। तो वो क्या कराता है? उसकी डायरेक्ट नहीं पता करता, किसके थ्रू पता करता है? रोनाल्डो के थ्रू उसको भेजता है। तो इसीलिए बोला है इस लाइन में, बाय इनडायरेक्शन फाइंड डायरेक्शन आउट। मतलब इनडायरेक्ट तरीके से क्या कर सकते हैं हम? डायरेक्शन का मतलब दिशा का पता लगा सकते हैं। ओके, विच ऑफ दीज ग्रीक प्ले, जो ऑप्शन में ग्रीक प्ले थे उनमें जो सोर्स है वो बताना है। किसका? हमें विंटर्स टेल का सोर्स बताना है। विंटर्स टेल कब आया था? हाँ, अभी ऊपर बताया था मैंने आपको, 1610 में आया था। तो उसका सोर्स क्या है? उसका जो सोर्स है विंटर्स टेल का, आपको याद रखना है ना। एक वो थे यूरिपिडीज, उनका वर्क आया था एल्किस्टिस, एक एनिसेंट ग्रीक ट्रेजेडी थी, वो ही विंटर्स टेल का सोर्स है, याद रखना है। ओके, इन शेक्सपियर टाइम हु ओन द राइट्स टू ए थिएट्रिकल, जो थिएट्रिकल स्क्रिप्ट होती है, शेक्सपियर के टाइम में किसको राइट्स होता था ये? तो वो एक्टिंग कंपनी को राइट होता था। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, याद रखना है आपको ऐसे ही। और शेक्सपियर से रिलेटेड थिएटर कौन कौन से थे? ग्लोब थिएटर था, ब्लैक फ्रायर थिएटर था, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट। इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड एन आर्ग्यूमेंट एंड रिमार्क, अगर तुम नहीं समझ सकते कोई आर्ग्यूमेंट या फिर कोई रिमार्क, तो आप क्या बोलते हैं? इट्स ग्रीक टू मी। तो यहाँ पे कोट की गई है, तो ये कहाँ की कोट है ये बताइए। ये विलियम शेक्सपियर का प्ले था जूलियस सीजर, वहाँ से लिया गया है। इसमें जो स्टेटमेंट है ये कैस का बोलता है, कास का। वो क्वेश्चन करता है किससे? कैसिस से। कैसिस से बोलता है वो कि डिड सिसेरियो सी एनीथिंग, क्या सिसेरियो ने कुछ कहा? तो कास का बोलता है ही स्पोक ग्रीक, उसने क्या बोली है? ग्रीक बोली है। ग्रीक मतलब ऐसी लैंग्वेज बोली है, ऐसा स्टेटमेंट बोला है जो क्या नहीं आया समझने में, क्या है? डिफ़िकल्ट है या फिर इम्पॉसिबल है समझने में। ये एक ईडियम भी है ना, इट्स ग्रीक टू मी, कि मतलब जैसे मैं आपको कोई बात बोल रही हूँ और आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप क्या बोलोगे? इट्स ग्रीक टू मी, मतलब एलियन लैंग्वेज है, हम समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं।
तो आपको याद रखना है ये लाइन कहाँ पे आई थी, जूलियस सीजर में आई थी। ओके, डॉक्टर जॉनसन डिफेंड करते हैं शेक्सपियर वायलेशन ऑफ द यूनिटीज़ ऑन ग्राउंड ऑफ, किस ग्राउंड पे, आपको पता होगा यूनिटीज़ फॉलो की जाती थी, यूनिटीज़ ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, आपको अच्छे से पता होगा। तो क्या था, ये जो शेक्सपियर थे वो मोस्टली प्ले में उन्होंने फॉलो नहीं की, टेम्पेस्ट में फॉलो की है, याद रखना है आपको, टेम्पेस्ट में फॉलो की है। और डॉक्टर जॉनसन ने इस बात के लिए उन्हें डिफेंड किया है, मतलब जैसे क्रिटिक्स ने कमेंट किया कि शेक्सपियर ने यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन को फॉलो नहीं किया है, तो डॉक्टर जॉनसन ने उनको डिफेंड किया है। तो किस ग्राउंड पे डिफेंड किया है, द रीडर्स एबिलिटी टू रिकन्स्ट्रक्ट, कि एक पाठक की योग्यता होती है क्या करने में, रिकन्स्ट्रक्ट करने में, इस ऐसा बोल के मतलब उसको डिफेंड किया है। ओके, नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम मार्क एंटनी के अलावा एंड ऑक्टेवियस सीजर, और ऑक्टेवियस सीजर के सिवाय, हु वाज द थर्ड मेंबर, कौन थर्ड मेंबर था ऑफ ट्रायम्बरेट मतलब तिकड़ी, 3 लोगों का, 3 मेंबर की, विच रूल्ड रोमन एम्पायर, जिसने रूल किया, शासन किया रोमन एम्पायर पे, इन द प्ले एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। एंटनी क्लियोपेट्रा में 3 लोगों ने शासन किया, एक तो मार्क एंटनी और एक ऑक्टेवियस सीजर, और थर्ड का नाम हमें बताना है, तो वो थर्ड कौन था, थर्ड था लिपिडस, याद रखना है नाम हमें। ओके, नेक्स्ट चलेंगे, वेयर वाज हैमलेट स्टडी व्हेन ही वाज समन टू डेनमार्क ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर। हैमलेट कहाँ पे पढ़ाई कर रहा था जब उसको बुलाया गया डेनमार्क उसके फादर की डेथ पे, तो वो जर्मनी में था। प्रिंस हैमलेट जर्मनी में स्टडी कर रहा था विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में, और काफ़ी पढ़ाई की थी, तो थोड़ा इंटेलेक्चुअल भी थे वो हैमलेट, तभी थोड़े इनडिसाइसिव नेचर के थे, डिसाइड नहीं कर पाते कि क्लाउडियस को कब मारना है, मतलब, और पहले तो कंफर्म ही करते हैं। तो हैमलेट जब वहाँ से जर्मनी से वापस आए तो उन्होंने क्या देखा, वो शॉक्ड हो गए देख के, कि जब उनकी मदर ने, जब उन्हें आके वहाँ पता चला कि उनकी माता कौन थी, गर्ट्रूड, उन्होंने क्या कर ली, ऑलरेडी रीमैरिड, फिर से शादी कर ली, किससे, हैमलेट के अंकल, कौन था, क्लाउडियस, उससे शादी कर ली। तो वो देख के काफ़ी शॉक्ड हुए, उन्हें ऐसा लगा कि अभी तो मेरे पिता की मृत्यु को इतना कम समय हुआ था और मेरी माँ ने क्या कर ली, फिर से शादी कर ली। तो बस हमें तो याद रखना है कि उन्हें कहाँ से बुलाया था, जर्मनी से बुलाया गया था, जर्मनी में स्टडी कर रहे थे वो। ओके, नेक्स्ट, इन शेक्सपियर मैकबेथ, शेक्सपियर का जो प्ले है मैकबेथ, हु इज़ रोज रिफरिंग टू व्हेन ही यूज द डिस्क्रिप्शन बेलोनाज ब्राइट ग्रूम। जो शेक्सपियर का प्ले है मैकबेथ, उसमें जो रोज़ है, याद रखना है, अगर ये आ जाएगी रोज़ कैरेक्टर किस में थी तो याद रखना है रोज़, और एक और कैरेक्टर है इसमें, एक नोबलमैन और है एंगस, मैंने पहले भी बताया इसके बारे में, वो भी मैकबेथ में ही आता है, वो भी याद रखना है आपको। तो रोज़ किसको रेफ़र कर रही थी जब वो यूज़ करती है, क्या यूज़ करती है, बेलोनाज ब्राइट ग्रूम। बेलोना कौन थी, बेलोना एक रोमन गॉडेस थी, रोमन गॉडेस ऑफ वार, युद्ध की देवी थी। तो रोज़ क्या करती है, मैकबेथ की प्रशंसा करती है, क्योंकि मैकबेथ क्या करता है, स्किल दिखाता है ना अपने बैटलफील्ड में, युद्ध के मैदान में, तो वो मैकबेथ को रेफ़र करती है बेलोनाज ब्राइट ग्रूम, ऐसा कह के उनको रेफ़र करती है। देयर इज़ नन बट ही whose being I do fear, who is the person Macbeth admit to being fearful of, there is none, और कोई नहीं है, बट एक ही व्यक्ति है जिससे मैं क्या कर रहा हूँ, डर रहा हूँ। तो मतलब किस पर्सन को मैकबेथ यहाँ स्वीकार करते हैं कि वो किससे डरते हैं, मतलब किससे डर रहे हैं वो, सॉरी, क्या होता है, बैंकू, आपने नाम सुना होगा, शुरू में
स्टार्टिंग में जब मैकबेथ के प्ले की स्टार्टिंग होती है तो वहाँ पे विचेज़ ही होती हैं। विचेज़ मतलब चुड़ैलों का ही सीन दिखाता है शुरू में स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले बैंको ही देखता है। तो जब बैंको और मैकबेथ आ रहे होते हैं तो वो चुड़ैल उनको क्या बताती है, वो चुड़ैल उससे बताती है, किससे, सॉरी, चुड़ैल मैकबेथ से बताती है ना वो अपनी प्रोफेसी, भविष्यवाणी। तो बैंको भी वहाँ पे होता है। तो वो क्या बताती है मैकबेथ को कि तुम राजा बनोगे, यू विल बी किंग, और उससे नेक्स्ट टाइम राजा कौन बनेगा, बैंको की संतानें राजा बनेंगी, बैंको के बेटा राजा बनेगा। तो उससे क्या होता है, मैकबेथ उसको थोड़ी एंजाइटी होने लगती है, ये सोच के थोड़ी इनसिक्योरिटी फील करता है वो मैकबेथ कि अब उसे किससे डरने की ज़रूरत है, डंकन को तो उसने मार दिया, राजा डंकन को, तो अब उसे किससे डरने की ज़रूरत है, बैंको से। वो इसलिए यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट, ऑल इज़ बट ट्वाइस, रिनॉन एंड ग्रेस इज़ डेड, द वाइन ऑफ लाइफ इज़ ड्रॉन एंड द मेयरलेस इज़ लेफ्ट दिस वर्ल्ड टू ब्रैग ऑफ। शेक्सपियर के किस प्ले में ये लाइन आती है, ये बताना है। हैमलेट के द्वारा बोली गई है। एक्ट 2 सीन 2 की लाइन है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऑल इज़ बट ट्वाइस, मतलब वो कह रहा है कि सब कुछ क्या हो चुका है, एवरीथिंग इज़ मीनिंगलेस, सब मीनिंगलेस हो गया है। ऑल जो ग्रेस है, डिस्टिंक्शन है, वो क्या हो चुका है, वो सब डेड हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि राजा डंकन मर गए हैं ना। तो उस टाइम पे मैकबेथ ऐसे बोलता है अपनी उसमें बोलता है वो कि सारे जो उसकी लाइफ है, जो उसकी वाइन ऑफ लाइफ है, जो जीवन की वाइन है, वो भी क्या हो चुकी है, हैज़ बीन पोर्ड अवे, वो भी उड़ल चुकी है। अब वो यहाँ पे ये कहने की कोशिश करता है कि वो कहता है कि ही विश ही हैड डाइड, काश वो क्या होता, मर गया होता, बिफोर डंकन से पहले, क्योंकि अब क्या है, अब देयर इज़ नथिंग वर्थ लिविंग, अब कुछ भी जीने लायक नहीं रहा है, क्योंकि जो उसका गुड किंग है वो क्या हो चुका है, हैज़ बीन किल्ड, मारा जा चुका है। तो यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहा है मैकबेथ। ओके, नेक्स्ट, इन विलियम शेक्सपियर में ड्रीम हैमलेट, हु सेड दिस, ए ड्रीम इटसेल्फ इज बट ए शैडो। किसने बोला ये हैमलेट, मतलब इसमें क्या कहना चाह रहा है हैमलेट ये कहना चाह रहा है कि हैमलेट ये रिप्लाई करता है, जिसमें उसके 2 फ्रेंड होते हैं ना बचपन के, रोजेनक्रेंट्स और गिल्डनस्टन, आपने नाम तो सुना ही होगा उनका। तो वो उन्हें बताता है कि उसके जो ड्रीम्स हैं वो क्या हैं, एक साइन है उसके एम्बिशन के। लेकिन फिर उसको क्या पता चलता है कि उसके जो बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे वो क्या कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, क्या करने का, उसका मित्र होने के, वो क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी करना चाह रहे हैं कि क्या बात चल रही है हैमलेट के माइंड में, क्या बात उसको परेशान कर रही है। लेकिन जब हैमलेट को रियलाइज़ होता है कि वे इनसिंसियर है तो वो क्या करता है, उसको पता चल जाता है कि वे क्लाउडियस ने भेजा है उनको, कि हैमलेट जो है स्ट्रेंजली एक्ट क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे उसको यही रिवील होता है जब वो उनसे बता रहा होता है ना, रोजेनक्रेंट्स और गिल्डनस्टन से, अपने ड्रीम के बारे में। तो तब उसको ये रियलाइज़ होता है कि इन दोनों को किसने भेजा है, क्लाउडियस ने भेजा है, कि वो इसलिए भेजा है कि वो इस तरह का एक्ट क्यों कर रहा है, क्या बात चल रही है उसके माइंड में, क्या बात उसको ट्रबल कर रही है, परेशान कर रही है। लास्ट क्वेश्चन, मच अडू अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एज यू लाइक इट। ये सब क्या है हमारी, ये सब हमारी मैच्योर कॉमेडीज़ में काउंट होंगी। ओके, थैंक यू।